सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत में हमने अब तक प्लेटो की शिक्षा का परिचय, प्लेटो की शिक्षा का महत्व, प्लेटो की शिक्षा योजना का प्रारूप जिसमें प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा शामिल थी। प्लेटो की शिक्षा के प्रारूप को या पृष्ठभूमि को समझने के बाद हम देखते हैं या परीक्षा में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की क्या विशेषताएं थी। तो आज हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। प्लेटो की शिक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषताओं में नंबर 1 या प्रथम विशेषता है राज्य नियंत्रित तथा अनिवार्य शिक्षा। प्लेटो राज्य द्वारा नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा पर बल देता है। वह शिक्षा को व्यक्तिगत क्षेत्र में नहीं छोड़ना चाहता, वह उसे व्यवसाय या बिजनेस नहीं बनाना चाहता। उसके अनुसार राजकीय नियंत्रण के अभाव में शिक्षा सामाजिक हितों की नहीं बल्कि व्यक्तिगत हितों की सिद्धि होगी। इसलिए सेबाइन कहते हैं कि प्लेटो ने रिपब्लिक में राज्य नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा योजना प्रस्तुत की है। उसकी यह योजना एथेंस की शिक्षा प्रणाली से बहुत आगे बढ़कर थी। प्लेटो ने शिक्षा को अनिवार्य बताया। उसके अनुसार शिक्षा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे परिवार अथवा माँ बाप की इच्छा पर छोड़ दिया जाए। राज्य की ओर से शिक्षा की अनिवार्य व्यवस्था की जाएगी। दूसरी विशेषता है सर्वांगीण विकास। प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अर्थात सर्वांगीण विकास करना है। इस दृष्टि से ये शिक्षा वास्तविक और पूर्ण शिक्षा, कंप्लीट एजुकेशन है। तीसरी विशेषता है स्त्री पुरुष के लिए समान शिक्षा। प्लेटो की शिक्षा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। प्लेटो दोनों की योग्यता और क्षमता में कोई भेद नहीं करता। वह दोनों को समान प्रशिक्षण पर बल देता है। महिलाओं और पुरुषों का समान प्रशिक्षण होना चाहिए और दोनों को ही राज्य कार्यों के लिए तैयार करना चाहता है। प्लेटो के राज्य में स्त्रियों के लिए भी राजपद के द्वार उसी प्रकार खुले हैं जिस प्रकार ये पुरुषों के लिए खुले हैं। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली का यह तत्व ग्रीक पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन एवं सुधार था। इसलिए सेबाइन लिखते हैं कि प्लेटो का विश्वास था कि लड़कों और लड़कियों की स्वाभाविक प्रतिभा में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए दोनों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही पद मिलने चाहिए। ये स्त्रियों के अधिकारों का तर्क नहीं है कि बल्कि संपूर्ण स्वाभाविक प्रतिभा को राज्य के लिए उपयोग करवाने की योजना मात्र है। शिक्षा प्रणाली के दो भाग। चतुर्थ विशेषता है प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है उसके दो भाग हैं, प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा 20 वर्ष तक के युवकों को मिलती है और इसकी पराकाष्ठा सैनिक शिक्षा के प्रारंभ में। उच्चतर शिक्षा गिने चुने लोगों को मिलती है जो संरक्षक वर्ग के सदस्य होते हैं। इस शिक्षा का काल 20 से 35 वर्ष तक का होता है। पंचम, ये पांचवी विशेषता है शरीर और मन का विकास।
प्लेटो ने अपनी शिक्षा के द्वारा शरीर और मन दोनों के विकास पर उचित ध्यान दिया है। शरीर के विकास के लिए व्यायाम और मन के विकास के लिए संगीत की शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में पाठ्यक्रम 2 भागों में बटा हुआ है। शरीर को पुष्ट करने के लिए व्यायाम है और दिमाग को पुष्ट करने के लिए संगीत है। अगली विशेषता है दार्शनिक राजाओं की तैयारी। प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य दार्शनिक राजाओं को तैयार करना है। राज्य का सबसे प्रमुख और सर्वोत्तम तत्व विवेक है, जिसका प्रतिनिधित्व दार्शनिक शासक ही करेंगे। अतः प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना है जो दर्शन की सबसे अधिक और उन्मुख हो और राज्य के कर्णधार के रूप में शासन की सेवा करे। ऐसे वर्ग को तैयार करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। अगली विशेषता है पाठ्यक्रम निश्चित। प्लेटो की शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो आयु, वर्ग और बुद्धि को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अगली विशेषता पाठ्यक्रम में नैतिक मानदंड। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में धर्म और नैतिकता को उचित स्थान प्रदान किया है। यह नैतिकता की दृष्टि से कुरुचिपूर्ण साहित्य और कलाकृतियों को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। प्लेटो ने प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत काव्य तथा साहित्य के उच्च रूपों को शामिल किया था। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि प्लेटो इन कृतियों को सौंदर्य परक समालोचन चाहता था। वह इन्हें नैतिक और धार्मिक शिक्षा का साधन मानता है। कुछ उसी तरह जैसे कि बाइबल को ईसाई समझते हैं। इस कारण वह न केवल भूतकाल के कवियों की रचनाओं के आपत्तिजनक अंश को हटा देना चाहता था, बल्कि वह यह भी चाहता था कि भविष्य के कवियों पर राज्य की शासन प्रतिबंध लगा दे, जिससे कि युवकों के हाथों में खराब नैतिक असर डालने वाली कोई चीज ना पड़े। अगली विशेषता है दीर्घकालिक। प्लेटो ने शिक्षण को जीवन का एक अल्पकालीन कार्य न मानकर आजीवन चलने वाली प्रक्रिया माना है। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रोसेस या प्रक्रिया। संक्षेप में प्लेटो की शिक्षा योजना के बारे में यदि कुछ कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि प्लेटो की शिक्षा के माध्यम से प्लेटो एक और तो सामाजिक नागरिकों का विकास करना चाहता था, दूसरी ओर वह ऐसे मानव का निर्माण करना चाहता था जो सर्वज्ञाता होने के नाते आदर्श राज्य के संचालन का सर्वोच्च अधिकारी हो सके। प्राथमिक शिक्षा को उसने सामाजिक भावनाओं से परिपूर्ण सैनिक वर्ग के लिए उचित माना, तो उच्च शिक्षा को उसने दार्शनिक शासक के लिए महत्वपूर्ण माना। ये कहा जा सकता है कि उसकी शिक्षा योजना के 2 पहलू हैं, सामाजिक पहलू और व्यक्तिगत पहलू। इसलिए मैक्सी कहते हैं कि प्लेटो की शिक्षा योजना अनेक दृष्टियों से स्पष्टतया आधुनिक लगती है। शिक्षा के संबंध में प्लेटो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने न केवल शिक्षा योजना का निरूपण किया, बल्कि अपनी अकादमी में सभी विषयों की आदर्श शिक्षा का प्रबंध भी किया। इस प्रकार आज हमने देखा कि प्लेटो की शिक्षा योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।